वेलकम अगेन। सो एज पर द गिवन सीक्वेंस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे मूव करेंगे। लास्टली हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे कॉम्पैक्शन के ऊपर, ठीक है। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ा के चलते हैं, अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, बट ये बेस्ड होगा हमने प्रीवियसली जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं उन्हीं के ऊपर। तो इसको करने से पहले यू नीड टू सी दी प्रीवियस वीडियोस, आपको जरूरत है उन प्रीवियस वीडियोस को देखने की, ठीक है। क्योंकि अगर वो आपने देखे हैं, वो आपने देख रखे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन फॉर यू। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन इज ए सॉइल कॉम्पैक्टेड on dry of optimum, a soil compacted on dry of optimum will have the shrinkage less than that of optimum, more than that of optimum, equal to that of optimum, या फिर any of the following, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा सॉइल जिसको आपने ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे कॉम्पैक्ट किया है, उसके अंदर हमें श्रिंकेज क्या देखने को मिलेगा। दिस इज द क्वेश्चन। सो इसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे बात करें, ऑन द ड्राई ऑफ ऑप्टिमम द श्रिंकेज विल बी ऑब्जर्व्ड लेस। इस साइड पे जो होता है श्रिंकेज क्या रहता है, कम रहता है। इस साइड पे श्रिंकेज जो है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑप्टिमम, ऑन द दैट ऑफ ऑप्टिमम साइड, on the that of optimum side the shrinkage will be what, higher, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। सो अगर देखो इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या है, on the dry of optimum side the shrinkage will be lesser as compared to that of optimum side, यानी कि that of optimum side के कंपैरिजन में dry of optimum side पर श्रिंकेज हमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह दो, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, ए सॉइल कॉम्पैक्टेड ऑन द ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड विल हैव लेस श्रिंकेज एज कंपेयर टू अ सॉइल कॉम्पैक्टेड ऑन द वेट ऑफ ऑप्टिमम साइड। अब इसका जो आंसर मैंने बताया था, इसका रीजन क्या बताया था, द रीजन वाज सिंपल, द रीजन वाज कि हमारा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड पे देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, सो अगर वाटर की डेफिशिएंसी है, सो द लेसर श्रिंकेज विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन दैट साइड। साथ ही साथ ड्राई ऑफ ऑप्टिमम पे जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इस साइड पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो पार्टिकल साइड पे, इस साइड पे वो फोर्सेज भी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं, इस साइड पे, ठीक है। सो ये रीजन भी हमें पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए। सो आई रिपीट दिस अगेन, ऑन द ड्राई ऑफ ऑप्टिमम साइड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल बी हायर as well as there will be deficiency of water. Due to this the shrinkage will be observed less on this particular side as compared to that of optimum side, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड सी दैट लेक्चर अगेन, उसके बाद ये आपको बहुत इजी लगेगा। मैं उसको आई विल नॉट रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट इन एवरी क्वेश्चन, वहां पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो जस्ट गो टू दैट एंड सी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन में जो है वो रीड कर देता हूं। तो क्वेश्चन है, जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, गामा डी मैक्स फॉर अ फील्ड सॉइल, द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ड्राई, इसका डाटा देख लेते हैं। इसका डाटा क्या है क्वेश्चन का। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट क्वेश्चन जो था हमने जो भी किया है, इसका आंसर क्या लगाओगे आप, इसका आंसर आप लगाओगे ए सॉइल कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम विल हैव लेस श्रिंकेज एज कंपेयर, ठीक है, टू द वेट ऑफ ऑप्टिमम, यानी कि विल हैव द श्रिंकेज लेस देन वेट ऑफ ऑप्टिमम। ए आंसर इसका करेक्ट आएगा, आंसर ए विल बी द करेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट, यानी कि गामा डी मैक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना, 19.38 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 19.38 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, while the in situ dry unit weight is gamma d in situ is how much, 17.6
44 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. What would be the relative compaction for this particular soil? What would be the relative compaction for this particular soil? ये हमारे पास क्वेश्चन है. देखो रिलेटिव कॉम्पैक्शन आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है. व्हाट इज रिलेटिव कॉम्पैक्शन? रिलेटिव कॉम्पैक्शन, अगर मैं यहां पे पहले इसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं. देखो रिलेटिव कॉम्पैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, गामा डी, यानी कि गामा डी मतलब ड्राई यूनिट वेट. गामा डी इज द ड्राई यूनिट वेट. यहां पर भी मैंने जो गामा डी लिखा है ये क्या है, ड्राई यूनिट वेट है. दिस इज ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम एंड दिस इज ड्राई यूनिट वेट इन C2. ठीक है, गामा डी इन C2 अपॉन गामा डी मैक्स. ठीक है, अपॉन गामा डी मैक्स. अब यहां पर एक बात ये आती है हमारे पास, इसको परसेंटेज में जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि पहली बात तो ये इन C2 क्या है, इन C2 मतलब एट साइट. इन C2 मींस एट साइट. ठीक है, एट साइट. नाउ द पॉइंट इज दैट क्या मतलब है इसका रिलेटिव कॉम्पैक्शन. अगर देखो रिलेटिव कॉम्पैक्शन आपको किस चीज की जानकारी देता है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि देखो हमारा गामा डी मैक्स जो हमने यहां पे देखा था इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मैंने आपको कॉम्पैक्शन कर्व में इसके बारे में समझाया था कि आपका जो कॉम्पैक्शन कर्व होता है वो बेसिकली आप लैबोरेटरी में बनाते हो. ठीक है, इन द लैबोरेटरी आप क्या करोगे, आप डिफरेंट वाटर कंटेंट पे गामा डी की वैल्यू पता करोगे. उसमें से एक ऐसा वाटर कंटेंट होगा जिसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, उस पे आपको मैक्सिमम गामा डी की वैल्यू देखने को मिलती है, जिसको हम गामा डी मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड जिस वाटर कंटेंट पे मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगा उसको आप OMC बोल देते हो, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, नाउ ये एक लैबोरेटरी है, लैबोरेटरी चीज है. ठीक है, हमें पता है गामा डी मैक्स अगर रहेगा सॉइल के पास तो उस समय पे वो अपनी बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में रहेगी. नाउ पॉइंट इज दैट ये तो लैबोरेटरी चीज थी, लेकिन फील्ड पे क्या हो रहा है, ये जो गामा डी हमें जानकारी दे रहा है ये जानकारी दे रहा है अब फील्ड के बारे में. दिस इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द फील्ड. फील्ड पर क्या हो रहा है, देखो ये जो गामा डी मैक्स हमें मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, OMC पे मिल रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे. लेकिन हमारा फील्ड में जो सॉइल है क्या उसका मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर है? दिस इज नॉट द केस. ये केस नहीं है. ऐसा नहीं है कि उसका भी मॉइस्चर कंटेंट जो फील्ड में सॉइल है उसका मॉइस्चर कंटेंट OMC के बराबर ही हो. ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में भी. इट मे बी मोर देन OMC, इट मे बी लेस देन OMC, बट इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम OMC. ठीक है, OMC पे तो ये मिलेगा आपको गामा डी मैक्स, लेकिन ये हमारा OMC के बराबर इस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट नहीं है. सो अगर इस सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट OMC के बराबर नहीं है, कुछ OMC से अलग है, तो इसमें जो फील्ड में जो आपको गामा डी मिलेगा, फील्ड में जो आपको गामा डी मिलेगा तो वो ऑब्वियसली गामा डी मैक्स के बराबर तो नहीं होगा. वो ऑब्वियसली आपको गामा डी मैक्स जो यहाँ पर फील्ड में मिलेगा, इन C2 जो गामा डी मिलेगा वो ऑब्वियसली गामा डी मैक्स के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट ही दोनों जगह पर डिफरेंट है. वाटर कंटेंट जब डिफरेंट है तो ऑब्वियसली गामा डी भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा. तो बेसिकली ये इन दोनों का रेशियो होता है कि फील्ड में आपको सॉइल का कितना ड्राई यूनिट वेट मिल रहा है, वाइल लैब में मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू क्या थी जो आपने अचीव की थी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में. ठीक है, सो इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका रिलेटिव कॉम्पैक्शन. अब अगर आपका बाई चांस गामा डी मैक्स जब आपका पहुंच जाएगा सॉइल में, मान लो जो अब जब आपका इसका ड्राई यूनिट वेट जब इसका गामा डी मैक्स के बराबर होगा उस समय पे तो वो अपनी बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में रहेगी. वी हैव ऑलरेडी दैट सीन दैट पर्टिकुलर थिंग कि एट गामा डी मैक्स द सॉइल विल बी इन इट्स बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पैरामीटर है आपको, ये पैरामीटर आपको इस चीज की भी जानकारी दे रहा है कि आपकी जो फील्ड में सॉइल है वो कितना अच्छे से कॉम्पैक्ट आपने कर रखी है. भाई अगर ये जो फील्ड में सॉइल है अगर इसका भी गामा डी मैक्स के बराबर पहुंच जाए, मतलब दोनों जगह पर कॉम्पैक्शन का एक्सटेंट कितना है, लगभग बराबर है. यानी कि अगर फील्ड में जो मॉइस्चर कंटेंट है, अगर फील्ड में मॉइस्चर कंटेंट OMC के बराबर हो जाए तो फील्ड में गामा डी भी OMC के बराबर पहुंच जाएगा. इसका मतलब लैबोरेटरी में एंड फील्ड में दोनों जगह पर सॉइल बढ़िया कॉम्पैक्टेड स्टेट में प्रेजेंट है. लेकिन फील्ड में मॉइस्चर कंटेंट OMC के बराबर नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब ये गामा डी जो है वो गामा डी मैक्स के बराबर नहीं रहेगा. इसका मतलब दोनों जगह पे कॉम्पैक्शन का एक्सटेंट क्या है, अलग अलग है. लैबोरेटरी में अच्छे से कॉम्पैक्ट कर रखा है,
फील्ड में इतना अच्छा कॉम्पैक्टेड स्टेट में सॉइल प्रेजेंट नहीं है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लेबोरेटरी। तो ये हमें यही बताता है कि फील्ड में आपका सॉइल लगभग एज कंपेयर टू लेबोरेटरी कितना अच्छे से आपने कॉम्पैक्ट किया हुआ है। तो एक आइडिया देता है रिलेटिव चीज का कि भाई एज कंपेयर टू लेबोरेटरी फील्ड में आपने उस लगभग उसके कंपैरिजन में कितना अच्छे से सॉइल को कॉम्पैक्ट किया हुआ है। दिस गिव्स अस बाय रिलेटिव कॉम्पैक्शन, ये हमें रिलेटिव कॉम्पैक्शन बताता है। नाउ ये तो फॉर्मूला देख लिया, सिग्निफिकेंस देख लिया, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में हमें जस्ट डाटा दे रखा है दोनों, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्शन, ठीक है। सो इससे आपको आइडिया लग जाएगा रिलेटिव कॉम्पैक्शन का। रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या बताता है? रिलेटिव कॉम्पैक्शन यानी कि फील्ड में जो आपने कॉम्पैक्शन कर रखा है लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन के कंपैरिजन में वो कितना इफेक्टिव है, इस चीज की जानकारी देता है। नाउ पुट द वैल्यूज इन दिस पर्टिकुलर फार्मूला, वी विल गेट द आंसर। क्या वैल्यूज हैं? गामा डी इन C2 की वैल्यू है अपने पास कितनी? 17.44 अपॉन गामा डी मैक्स की वैल्यू है 19.38 इंटू 100। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा लगभग ये 89.99 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90% के आसपास ये आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव कॉम्पैक्शन 90%, यानी कि लेबोरेटरी में जो कॉम्पैक्शन था हमारा उसके कंपैरिजन में फील्ड पे कॉम्पैक्शन 90% तक इफेक्टिव है, 90% तक इफेक्टिव है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है एंड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए एक न्यूमेरिकल के बेसिस पे हमने कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस कर लिया है, ठीक। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकते हैं, इससे बने भी हैं पहले कई बार, ठीक है। सो अब अपने हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। इन द सेम सीक्वेंस वी विल बी मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इस सेम टॉपिक में। सो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपके पास वो रीड कर देता हूँ पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच एनी सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अप टू विच द सॉइल कैन बी कॉम्पैक्टेड डिपेंड्स अपॉन, यानी कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है किसी भी सॉइल की उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये पूछा जा रहा है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये बेसिकली पूछा जा रहा है। तीन ऑप्शंस हैं, मॉइस्चर कंटेंट ओनली, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव एनर्जी ओनली, टाइप ऑफ कॉम्पैक्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ओनली, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूं पहले। देखिए गामा डी जो होता है, गामा डी की वैल्यू बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बेसिकली ना, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इनकी वैल्यूज किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसको मैं बता रहा हूं अभी। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, वाटर कंटेंट के बारे में। इसकी वैल्यू वाटर कंटेंट पे डिपेंड करती है। नाउ इसकी वैल्यू वाटर कंटेंट पे डिपेंड कैसे करती है इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन आपसे कर चुका हूं। अगर आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको कॉम्पैक्शन कर्व जब समझाया था वहां पे मैंने बताया था कि इस तरह से मैंने कर्व बनाकर दिखाया था ना वहां पे, लाइक दिस आई हैव ड्रॉन द कर्व, इधर वाटर कंटेंट है, ठीक है, इधर आपके पास गामा डी था, इस तरह से मैंने कर्व बनाकर दिखाया था। तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये चीज समझाई थी कि इसका जो वाटर कंटेंट के साथ गामा डी का जो वेरिएशन होता है वो कैसा हमें देखने को मिलेगा कि पहले जब आप वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो इनिशियली अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट गामा डी वैल्यू विल इंक्रीज, फिर एक वाटर कंटेंट पे आके जिसको हम OMC बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे आके वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अगर हम फर्दर वाटर कंटेंट इससे आगे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो फर्दर डिक्रीज करना शुरू कर देती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसके बारे में रीजन भी मैंने बताया था कि ऐसा वेरिएशन क्यों होता है। तो गामा डी की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट पे डिपेंड कर रही है, लाइक एज पर दिस पर्टिकुलर कर्व। इसका रीजन क्या था मैंने बताया था, जब सॉइल में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है तो उस समय पे जब पार्टिकल एक दूसरे के पास पास मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है, जिसकी वजह से गामा डी की वैल्यू काफी कम हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं
तो वो जो फ्रिक्शन का इफेक्ट था उसको कुछ हद तक वाटर बैलेंस कर देता है। वाटर एक लुब्रिकेशन इफेक्ट क्रिएट करता है वहां पे, एज ए लुब्रिकेंट की तरह से काम करेगा, जिससे वो फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, पार्टिकल इजीली पास पास आ जाते हैं एंड गामा डी की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है। बट अगर हम फर्दर वाटर कंटेंट बढ़ाएंगे OMC से आगे तो गामा डी की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू कर देती है। क्यों? अब वाटर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में वहां पे आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो वाटर उन सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है, उनको रिप्लेस करना शुरू कर देता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस गामा डी वैल्यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। जस्ट गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड सी दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसको मैंने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, यू जस्ट नीड टू गो टू द लेक्चर्स, ठीक है। बट यहाँ पर भी थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे दिया है कि क्या बेसिक एक्सप्लेनेशन है। सो गामा डी की वैल्यू हमारी डिपेंड कर रही है किस पे, वाटर कंटेंट पे डेफिनेटली डिपेंड कर रही है। दूसरा डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट used, type of instrument used, what instrument you have used to get to do the compaction। ये भी चीज मैंने बताई हुई है कि हमारे पास अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट हर एक तरह की सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है। कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट किसी पर्टिकुलर सॉइल के लिए अच्छा होता है, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट किसी पर्टिकुलर सॉइल के लिए अच्छा होता है। लाइक जैसे हमने देखा था कि स्मूथ व्हील्ड रोलर था, स्मूथ व्हील्ड रोलर आपका क्रस्ट स्टोन्स ग्रेवल्स वगैरह के लिए सुटेबल होता था। शिप फुट रोलर आपका कोहेसिव सॉइल्स के लिए अच्छा होता है। वाइब्रेटर्स आपके सैंड्स वगैरह के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। बट अगर आप वाइब्रेटर कोहेसिव सॉइल पे यूज करोगे तो वहां पर वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए सुटेबल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर सपोज अगर मैं कोई वाइब्रेटर को कोहेसिव सॉइल के ऊपर लेकर चला जाऊं तो क्या वो इतने अच्छे से कॉम्पैक्शन कर पाएगा कोहेसिव सॉइल का? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो वाइब्रेटर कोहेसिव सॉइल का कॉम्पैक्शन इतने प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा जितना वो की सैंड का कर देगा। सो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए ही अच्छा है। अगर आप गलत इंस्ट्रूमेंट किसी दूसरी सॉइल पर यूज करोगे तो उसकी गामा डी की जो वैल्यू होगी वो गामा डी की वैल्यू क्या है आपका बहुत हद तक क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गामा डी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करती है, इंस्ट्रूमेंट पे भी डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास क्या, कॉम्पैक्टिव एनर्जी। द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, कॉम्पैक्टिव कॉम्पैक्टिव एनर्जी। देखिए क्या मतलब होता है कॉम्पैक्टिव एनर्जी का, नाम में लिखा हुआ है कॉम्पैक्टिव एनर्जी। सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं, कॉम्पैक्शन करने के लिए आपने कितना एफर्ट लगाया है। इसी चीज को कॉम्पैक्टिव एफर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कॉम्पैक्टिव एफर्ट भी बोल देते हैं। जो कॉम्पैक्टिव एनर्जी लिख रहे हैं यहाँ पे इसी को कॉम्पैक्टिव एफर्ट भी बोल देते हैं। मतलब कॉम्पैक्शन करने के लिए हमने कितना एफर्ट लगाया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस चीज पे भी आपकी गामा डी की वैल्यू जो है वो अफेक्ट करती है। अगर जैसे कि मैं आपसे बताऊं, ये मान लो आपके पास सॉइल है, ठीक है। अब आपको इसको कॉम्पैक्ट करना है, यू नीड टू कॉम्पैक्ट दिस पर्टिकुलर सॉइल। कॉम्पैक्ट करके आप इसको पास पास लेकर आना चाह रहे हो। सपोज मैं दो केस देता हूं। पहले केस में आपने इसके ऊपर जस्ट रैमर को रख दिया। हमने क्या किया, रैमर को जस्ट हमने इसके ऊपर रख दिया। दिस इज व्हाट, रैमर। ये क्या है, एक रैमर है। हम रैमर की हेल्प से इसका कॉम्पैक्शन कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर रैमर को जस्ट प्लेस कर दिया। एक तो केस ये है। दूसरा केस, दूसरे केस में मैंने क्या किया, रैमर के हेल्प से मैंने यहां पे बहुत अच्छे से इंपैक्ट करवाया, उसको बहुत तेजी से मैंने इस पे नीचे मारा। दो केस है। पहले केस में जस्ट आपने इसके ऊपर रैमर को रख दिया, दूसरे केस में आपने रैमर के हेल्प से बहुत तेज इंपैक्ट वहां पर करवाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस केस में आपने ज्यादा एनर्जी के साथ कॉम्पैक्शन किया, आपने कितनी एनर्जी अप्लाई करी, किस केस में आपने ज्यादा एनर्जी अप्लाई करी? ऑब्वियसली दूसरे वाले केस में, जिसमें आपने रैमर, जिस केस में आपने रैमर के साथ इंपैक्ट किया, इन दैट केस आपने ज्यादा एनर्जी अप्लाई की है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कॉम्पैक्टिव एनर्जी। कितनी एनर्जी के साथ आप कॉम्पैक्शन कर रहे हो। अब ये कॉम्पैक्टिव एनर्जी जो है कहीं ना कहीं कॉम्पैक्शन को डेफिनेटली, कितना अच्छा कॉम्पैक्शन हुआ है, कितनी ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है, उस चीज को अफेक्ट करेगी। क्योंकि पहले केस में जब आपने सिर्फ इसके ऊपर रैमर को रखा, उस केस में पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी नहीं मिली, वो ज्यादा पास पास नहीं आएंगे। लेकिन दूसरे केस में जब आपने
रैमर की हेल्प से बहुत इंपैक्ट करवाया, उस केस में पार्टिकल को बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई एंड जिसकी हेल्प से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, बहुत ज्यादा वो मूव करके एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे. सो ऑब्वियसली द गामा डी वैल्यू विल बी मोर इन द केस नंबर 2 एज कंपेयर टू द केस नंबर 1. सो कहीं ना कहीं गामा डी की जो वैल्यू है, गामा डी की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्पैक्टिव एनर्जी. कितनी एनर्जी के साथ हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन कर रहे हैं. कॉम्पैक्टिव एनर्जी बढ़ाओगे, गामा डी की वैल्यू बढ़ जाएगी. कॉम्पैक्टिव एनर्जी कम रखोगे, गामा डी मैक्सिमम की वैल्यू कम हो जाएगी. सो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन ये दिए हुए थे और हमने ये देख लिया कि गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू इन बेसिकली तीनों ही पॉइंट्स पर डिपेंड कर रही है. इन तीनों ही पॉइंट्स पर बेसिकली ये जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है. सो इसके हिसाब से कैसे कैसे डिपेंड कर रही है वो भी हमने देख लिया. तो इसके हिसाब से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी व्हाट? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. तीनों ऑप्शन पे डिपेंड करती है. ठीक है. सो ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है लगभग यहाँ पे फिनिश होता है. ठीक. अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मैं बता रहा हूँ बार बार, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इसी तरह के बार बार एग्जाम्स में. कोई भी जेईई एग्जाम देखो, आपके क्वेश्चंस इसी तरह के रिपीटेटिवली वहां पे पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. सो जस्ट सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे. एक बेसिकली आपका ये पूरा का पूरा सॉइल मैकेनिक्स का रिवीजन हो जाएगा इसकी हेल्प से. अगर आप खाली ये क्वेश्चन सीरीज भी देख लेते हैं तो मैं आपको इतना एश्योर कर रहा हूँ कि आपका लगभग 60-75% तक आपका कवरेज हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज. तो ये बहुत हेल्पफुल है, इसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए. नाउ अब हम बात करेंगे और फर्दर कुछ क्वेश्चंस के बारे में ऑन द टॉपिक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. अलग अलग टॉपिक्स है अभी हमारे पास, लाइक कंसोलिडेशन, शियर स्ट्रेंथ, रिटर्निंग वॉल्स, इन सब पे अभी हमें और भी बहुत से डिस्कशन करने हैं. सो वी विल मीट फर्दर इन फर्दर लेक्चर्स एंड विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस. थैंक यू.